स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hi aspirants, this is Utkarsh Singh and today on a very popular demand we are going to introduce at Study IQ probably the most in demand, the most trending and the most anticipated subject for UPSC mains optional. Of course, you can see the board, that's anthropology for the most obvious reasons. अब एंथ्रोपोलॉजी में हम यहाँ पे एक बहुत ही इंटरैक्टिव और इनोवेटिव वे में एक सीरीज लेके आए हैं जिससे वो सब्जेक्ट जो पिछले 5 से 10 सालों में मोस्ट ऑफ द AIR 1 to AIR 10 को देने की ऐसी पूरी सक्सेस की स्टोरी को लिखता आया है, उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं इस ब्रांड न्यू अप्रोच में एट स्टडी IQ एक्सक्लूसिवली। तो आज के पहले लेक्चर में, इस पहले वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि एंथ्रोपोलॉजी है क्या और ऐसा क्या है इस सब्जेक्ट में जो इतना हाई सक्सेस रेशियो ओवर द ईयर्स, स्पेशली पास्ट 5 to 10 ईयर्स आपको इसमें देखने को मिल रहा है, जहां पे AIR 1 से लेके AIR 2, 3, 4 आप जो भी 1 से 10 तक आप रैंक उठा के देखो और पिछले 10 ईयर्स का आप डाटा उठा के देखो, स्टैट्स उठा के देखो, आपको कोई ना कोई एस्पिरेंट्स एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल चूज करता हुआ दिख ही जाएगा। इसलिए इसकी जो डिमांड है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है और आज हम इसके ऊपर पूरी एक न्यू सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम पहले वीडियो में ये देखने जा रहे हैं कि एंथ्रोपोलॉजी है क्या और उसको आप एंथ्रोपोलॉजी को एज अ ऑप्शनल क्यों लेना चाहिए, क्यों ये एक बहुत ही ऑब्वियस चॉइस आपकी होनी चाहिए फॉर द मेंस, फॉर गेटिंग बेटर मार्क्स एंड ऑब्वियसली गेटिंग सेलेक्टेड एंड बी एन IAS ऑफिसर। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्ट्रेट अवे गो टू द टॉपिक। व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी एंड व्हाई यू शुड गो विद एंथ्रोपोलॉजी। तो व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी का हम सबसे पहले भैया आपको यहां पे आंसर दे देते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो एक ग्रीक टर्म जो है दो उनसे डिराइव हुआ है, जो है कि एंथ्रोपोस प्लस लोगोस। एंथ्रोपोस प्लस लोगोस। अब एंथ्रोपोस का मतलब क्या होता है? एंथ्रोपोस अगर एरिस्टोटल की भाषा में हम कहें या फिर इन जनरल लैंग्वेज में हम कहें, एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैन या फिर ह्यूमन काइंड या फिर हम लोग इन जनरल। लोगोस का मतलब होता है समथिंग रेशनलिस्टिक, वेरी लॉजिकल, और इन जनरल कोलोकियल टर्म्स में अगर हम बात करें, आम बोलचाल की भाषा में अगर हम बात करते हैं, तो लोगोस का मतलब होता है स्टडी या फिर साइंटिफिक स्टडी। तो इन दोनों टर्म्स को जब आप जोड़ के देखते हो तो इसका मतलब क्या निकलता है? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। Anthropos plus logos is basically the study of man or study of humankind, human race, us the humans. तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैन या फिर स्टडी ऑफ मैन को इन जनरल आप एंथ्रोपोलॉजी कहते हो। तो अब एंथ्रोपोलॉजी के पास ऐसा चार्म, ऐसा क्या जादू है कि वो ह्यूमंस को इतने ज्यादा इंटेंस, इतने प्रोफाउंड और सक्सेसफुल वे में स्टडी कर पा रहा है? क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो सेंटर्ड अराउंड होती है पॉलिटी, ह्यूमंस के अराउंड जो भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स होता है उसको पढ़ रही होती है। इकोनॉमिक्स में आप जाते हो तो ह्यूमंस की जो भी इकोनॉमिक प्रोसेसेस होती है उसको ध्यान में रखती है। सोशियोलॉजी फॉर ऑब्वियस रीजंस इंसान की उसके आसपास की सोसाइटी और कल्चरल और सोशल फ्रेमवर्क को देखने की, समझने की कोशिश करती है। पर एंथ्रोपोलॉजी एक वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जो ह्यूमन और उससे जुड़ी हर एक चीज को पूरे डिटेल में 360 अप्रोच के साथ, 360 डिग्री अप्रोच के साथ होलिस्टिक फ्रेमवर्क में पढ़ता है। इसीलिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट की जो समझ होती है ह्यूमन की प्रोसेसेस के लिए और ह्यूमंस के जो भी डोमेन्स होते हैं, जो भी उसके अंदर में आप कह सकते हो उसकी जानकारी होती है, चाहे वो बायोलॉजिकल जानकारी हो, चाहे वो सोशियो कल्चरल जानकारी हो, लिंग्विस्टिक, और जितनी भी आप सोच सकते हो ह्यूमन से रिलेटेड प्रोसेसेस, उसकी जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, मोस्ट प्रोफाउंड इंफॉर्मेशन है, वो आपको एंथ्रोपोलॉजी देते हुए देखने को मिलता है। द सेकेंड मोस्ट क्वेश्चन, द मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन, जो जिस्ट है हमारा आज के इस वीडियो सेशन का, कि आप एंथ्रोपोलॉजी को एज एन ऑप्शनल क्यों लो? ऐसी क्या वजह है कि आपको एंथ्रोपोलॉजी को एज एन ऑप्शनल चुनना चाहिए? तो सबसे पहली जो एक ऑब्वियस रीजन आपके सामने आता है वो है कि इसका जो लेंथ है, इट्स वेरी शॉर्ट, है ना, शॉर्ट और क्रिस्प लेंथ एज कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट, स्पेशली द ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट। अगर आप सोशियोलॉजी, जियोग्राफी या फिर कई भी PSIR जैसे सब्जेक्ट से कंपेयर करके देखते हो स्ट्रक्चर अगर एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस का, तो आपको ये काफी ज्यादा शॉर्ट और एक ल्यूसिड वे में आपको देखने को मिलता है ना। ये आप 4 मंथ के टाइम फ्रेम में विद राइट सेट ऑफ अप्रोच, राइट रिसोर्सेज एंड राइट गाइडेंस के साथ आप इजीली कवर अप कर सकते हो और इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है ताकि आप फोकस कर सको किस पे? GS के पेपर्स पे, और उससे भी ज्यादा जो डायनेमिक पोर्शन होता है, करंट अफेयर्स है, और आप जो भी टाइम रहता है रिविजन के लिए उसको यूटिलाइज कर सकते हो। इसको छोड़ के अगर आप दूसरे सब्जेक्ट में जाना चाहो, इन जनरल अगर आप बात करते हैं PSIR या फिर जियोग्राफी की अगर आप बात करते हो या दूसरे भी ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करते हो, तो
बेयर मिनिमम केस में इट कैन टेक इजिली 5 months to 6 months उसको कवर होने में, और वो इतने लेंथी होते हैं कि उसका रिवीजन जो होता है वो भी काफी हैक्टिक बन जाता है, उसमें मेमोराइजेशन आपको बहुत ज्यादा होता है। इवन इन द केस अगर कोई कहता है कि उसमें मेमोराइजेशन नहीं है तो आपको निमोनिक्स की हेल्प बहुत ज्यादा लेनी पड़ जाती है, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस उसका होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास आता है कि शॉर्ट है, स्वीट है, बहुत आसानी से कवर होता है, और रिटेंशन इसका बहुत आसान होता है ना। क्योंकि हमने क्या कहा था वीडियो के स्टार्ट में, एंथ्रोपोस लोगोस में हमने क्या कहा था, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैन है, रेशनलिस्टिक या फिर लॉजिकल स्टडी ऑफ मैन है। तो इस कारण से यहां पे जो बातें होती हैं वो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अगर उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो रेशनल से, है ना, तर्क के साथ, अगर आप उन बातों को समझ जाते हो तो आपको वो याद रह जाती हैं पूरे टाइम तक, और इसका रिटेंशन जो होता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होता है। दूसरी चीज अगर हम इसकी कंपेयर करते हैं तो एक बहुत ही ज्यादा नीट, क्लीन और पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में इसका सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, डिफाइंड है। आप ह्यूमैनिटीज के किसी भी ऑप्शनल के सब्जेक्ट को उठा के देखो और उसको एंथ्रोपोलॉजी के सब्जेक्ट के साथ, एंथ्रोपोलॉजी के यूपीएससी के सिलेबस के साथ आप कंपेयर करके देखो, आपको फर्क पता चल जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी में यूनिट्स के साथ साथ उसके अंदर जो भी डिफाइंड चीजें हैं, क्या पूछना चाहता है, अगर आप प्राइमेटोलॉजी की फॉर एग्जांपल बात कर रहे हो तो प्राइमेटोलॉजी बहुत ही ज्यादा वास्ट है, पर एंथ्रोपोलॉजी के यूपीएससी के सिलेबस में आपको बताएगा कि हमें इस प्राइमेट्स के बारे में जानना है, हमें प्लीस्टोसीन के इन प्राइमेट के बारे में जानना है, इस एपॉक या फिर इस जियोलॉजिकल पीरियड के इस पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में हमें जानना है, या उनकी ओरिजिन कहां से हुई, कब हुई, इसके बारे में जानना है। तो पूरी तरीके से एक वेल डिफाइंड और ल्यूसिड फ्रेमवर्क के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर में वो आपसे ये सारी बातें करता है, ना कि ये कि आपसे एक जनरलाइज फ्रेम में वो क्वेश्चन पूछ ले या फिर कोई एक टॉपिक दे दे जिसका आपको सर कहां है, पैर कहां है, इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्या वजह है जो इतना ज्यादा ये ट्रेंड में आप चल रहा है 5 से 10 सालों से, और इतना हाई सक्सेस रेट ये क्यों दे पा रहा है। ये दो एक प्राइमरी रीजंस हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं तो इस सब्जेक्ट में कंपेयर टू अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स 300 मार्क्स, 300 मार्क्स का जो एक बेंचमार्क कंसीडर किया जाता है यूपीएससी मेंस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, वो स्कोर करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। अगर आप स्टैट्स उठा के भी देखोगे तो आपको रेगुलर इंटरवल पे 325, 35 के ऊपर मार्क्स देखने को मिल जाते हैं। हम अगर बात करें पुराने समय की, 2000s के आसपास एक ऐसा ट्रेंड होता था कि लोग ये सोचते थे कि हम ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को ले लें, क्योंकि वो क्या करेगा, जीएस के जो पोर्शंस हैं, जीएस की जो भी टॉपिक्स आपके हैं, जीएस के जो पेपर्स हैं, उसके साथ बहुत ज्यादा ओवरलैप हो जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं मोस्टली सारे के सारे जो आपको देखने को मिलते हैं वो ह्यूमैनिटीज के, आर्ट्स बैकग्राउंड के सब्जेक्ट हैं, तो उसमें स्कोरिंग जो होती है वो उतनी आसान नहीं होती है। ज्यादा नंबर लाना, खासकर 300 से या 300 से ऊपर मार्क्स लाना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए एस्पिरेंट्स का अराउंड एक डेकेड बाद, 2009-10 के बाद एक देखते हो आप शिफ्ट आता है, ट्रेंड में चेंज आता है। अराउंड 2010 आप कह सकते हो, कुछ उसी के आसपास वो साइंस सब्जेक्ट के आसपास वो घूमने लगता है। बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है कि एक हाई नंबर में, हाई फ्रीक्वेंसी में साइंस चूज कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, और उसमें सक्सेस रेशियो भी आपको देखने को मिलता है। साइंस में क्या है, या तो आपका आंसर सही रहता है या तो आपका आंसर गलत रहता है, लेफ्ट या राइट वाली चीजें आपकी रहेंगी। स्कोरिंग बहुत ज्यादा होती है क्योंकि उसमें एक क्लियर कट फैक्चुअल बातें हो रही होती हैं, उसमें आपको लंबी लंबी कहानियां नहीं लिखनी है, बहुत सारे अजीब से फैक्ट नहीं लिखने, अपने व्यूज नहीं प्रेजेंट करने हैं। तो इसलिए केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट हो गए, या फिर आप बात करते हो मैथ्स जैसे सब्जेक्ट की, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट की, उसमें हाई स्कोर चांस रहता है, आपकी प्रोबेबिलिटी रहती है हाई स्कोर को सिक्योर करने की। पर ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनमें केमिस्ट्री को लेके, मैथ्स को लेके, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को लेके, जो पीसीएम कोर सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए एक फियर होता है। तो इसी जगह पे एंथ्रोपोलॉजी अराउंड 2012-13 और सेफली यू कैन से अराउंड 2015 प्लस माइनस 2 इयर्स, वहां पे एक सेफ गार्ड की तरह आ जाता है एंथ्रोपोलॉजी आप एस्पिरेंट्स को बचाने के लिए। कैसे? क्योंकि इसके पास एक ब्लेंड है, इट हैज गॉट द थिंग्स फ्रॉम बोथ द वर्ल्ड्स। ये ह्यूमैनिटीज और इधर साइंस है, इसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है साइंस की। इसके पास ह्यूमैनिटीज के भी टॉपिक्स हैं, आप बात करते हो सोसाइटी की, कल्चर की, वेरियस ट्राइब्स की, और दूसरी तरफ आप बात कर रहे होते हो साइंटिफिक नोशंस की, प्राइमेटोलॉजी है यहाँ पे, और भी बाकी कई सारी चीजें हैं जो कि साइंटिफिक है, लॉजिकल है, रेशनल है। तो इसलिए आपको एक फायदा मिलता है दोनों चीज को बैलेंस वे में डील करने का, और इसलिए आपको एक एज देता है टू स्कोर बेटर मार्क्स, टू गेट बेटर चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। दूसरी क्या चीज है,
दूसरे सब्जेक्ट में आप देखते हो 300 नंबर से ज्यादा ह्यूमैनिटीज में स्कोर करना पॉसिबल नहीं होता है। अभी हम सक्सेस रेट्स की जब बात कर रहे होंगे तो हम देखेंगे किस तरह से जो इसके मार्क्स हैं एंथ्रोपोलॉजी के एस्पिरेंट्स के, जिन्होंने ऑप्शनल चूज किया और इनके अच्छे खासे मार्क्स आए, जिन्होंने अच्छी खासी रैंक को सिक्योर किया, वो मार्क्स, वो ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा कि साइंस के सब्जेक्ट के साथ कंपीट कर रहे हैं। ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड में आने के बाद भी एंथ्रोपोलॉजी का जो एक स्कोर देखते हो आप, एक ट्रैक रिकॉर्ड देखते हो, वो साइंस के सब्जेक्ट के साथ नेक टू नेक पूरी तरीके से कंपीट कर रहा है और पूरी तरीके से कई बार उसको चैलेंज भी करते हुए आप देख पाते हो। नेक्स्ट थिंग है कि ये जो सब्जेक्ट है आपका काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलता है एंथ्रोपोलॉजी का। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो एंथ्रोपोलॉजी में, जैसे मैं ग्रेजुएशन के टाइम पे जब इसमें एंथ्रोपोलॉजी को फर्स्ट टाइम एज एन ऑप्शन, एज अ पेपर अपना चुन रहा था, तो मुझे कई सारी चीज़ों में, फोकलोर से लेकर के माइथोलॉजी में, अकल्ट चीज़ों में, आप देखते हो जादू से रिलेटेड मैजिक, ब्लैक मैजिक, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, ट्राइब्स में और उनके कल्चर में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। तो इस तरीके की चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही थी एंथ्रोपोलॉजी में। कई लोग होते हैं जिनको नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव होता है कि ये प्रोसेसेस क्यों हो रही है, ये फॉसिल्स यहाँ पे क्यों ज़मीन के अंदर है, इस फॉसिल से एक हड्डी अगर आपको ज़मीन के अंदर में मिलती है, कहीं पे दफन मिलता है, कोई कंकाल, कोई स्केलेटन आपको देखने को मिलता है, उससे आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन को निकाल पाते हो। ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे कर पाते हैं? तो वहां पे फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी आ जाती है। इतने सारे पीरियड्स में अर्थ का इवोल्यूशन हुआ है, जियोलॉजिकल स्टेजेस है वो आप बात करते हो, एक जुरासिक पीरियड, ट्राइसिक पीरियड, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आए, कभी डायनासोर्स थे, कभी कोई थे। तो ये सारे चेंजेस जो आ रहे हैं, इनकी भी स्टडी एंथ्रोपोलॉजी कर रहा होता है। लिंग्विस्ट, कई लोग को लैंग्वेजेस में बहुत इंटरेस्ट होता है, अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने का शौक होता है और वो समझना चाहते हैं लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी उनकी वहां पे हेल्प कर रही होती है। टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, बहुत सारे ब्रांचेस एंथ्रोपोलॉजी के हैं और वो कहीं ना कहीं आपके लिए, चाहे आपकी कोई भी पसंद हो, यू विल गेट समथिंग और अदर। कोई ना कोई ऐसी चीज होगी एंथ्रोपोलॉजी में जो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट कर रही होगी। एंड इट इज ऑलवेज इजियर टू स्कोर बेटर मार्क्स, गेट बेटर ग्रेड्स इन समथिंग यू आर मोर इंटरेस्टेड। अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं आता है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत ही बोरिंग सा हो जाता है और बहुत ही मोनोटोनस हो जाता है, तो आप उससे शिफ्ट होने लगते हो। पर एंथ्रोपोलॉजी के केस में ऐसा कभी नहीं होगा, दैट आई कैन गारंटी यू। द नेक्स्ट थिंग इज इट गिव्स यू साइको ह्यूमनिस्टिक एज। अब साइको ह्यूमनिस्टिक एज क्या है? सिर्फ मेंस की नहीं, हमने यहां पे कहा कि एक साइको ह्यूमनिस्टिक एज दे रहा है आपको जब आप जीएस के लिए भी आंसर लिखते हो। जीएस के पेपर में कई बार क्या होता है, हमारे खुद के जो ओपिनियंस होते हैं हमारी अलग अलग चीज़ों पे, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो नॉन पॉलिटिकल हो, हमारी अपनी राय होती है और वो अलग अलग राय जो होती है, हम कई बार आंसर पेपर में बिना ये ध्यान रखे हुए कि हमको किस तरीके का आंसर लिखना है, हम वहां पे बता देते हैं और कई बार वो बैलेंस्ड नहीं होती है, आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट होती है, कई बार वो एक्सट्रीम व्यूज होते हैं हमारे और वो एग्जामिनर की नज़रों में कभी भी अच्छे नहीं होते हैं और इसलिए आपके मार्क्स जो होते हैं डिडक्ट हो सकते हैं। ये सिर्फ जीएस और जीएस के लिए बात नहीं हो रही है, ऐसा सेम ट्रेंड आपको इंटरव्यू में भी देखने को मिलेगा। यू हैव टू बी क्वाइट बैलेंस्ड और आपको एक बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट वे में आंसर देना होता है। तो अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आपके मार्क्स लाजमी है कि डिडक्ट होंगे। पर एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है जो आपको इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल और ह्यूमनिस्टिक वे में इनेबल करता है कि आप समझ सकते हो कि आपसे पूछा क्या हुआ है। आप कुछ भी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं करते हो, आप एक्सट्रीम से बचते हो। आपके आंसर्स, और सिर्फ आपके आंसर्स नहीं, आपके जनरल व्यूज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेशनलिस्टिक हो जाते हैं, बहुत ही बैलेंस्ड हो जाते हैं। आप कभी भी एक्सट्रीम्स पे नहीं जाओगे अगर आपने एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ा हुआ है, एंथ्रोपोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट किया हुआ है। तो एंथ्रोपोलॉजी का जो इफेक्ट है बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। ये सिर्फ आपके यूपीएससी में नहीं, आपको आगे भी लाइफ में कई बार हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि जो सबसे आप कहते हो यहाँ पे कि जो करंट इश्यूज हैं, कई सारे आप चीज़ें देखते हो, कई बार होता है मैं एक दिन या 2 दिन, कुछ दिन पहले की बात करूं तो एक नई योजना आई है, एक नई स्कीम आई है, प्रधानमंत्री आई थिंक पीवीटीजी या फिर पीवीटीजी डेवलपमेंट स्कीम, पीएम पीवीटीजी स्कीम, इस तरह की कई सारी चीजें। पीवीटीजी किसका टॉपिक है? पीवीटीजी इज अ टॉपिक ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। कई बार होता है ट्राइबल इश्यूज पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो रही है, गवर्नमेंट कोई नया स्टैंड लेना चाह रही है या किसी नए तरीके से उसको एड्रेस करना चाह रही है। माइनॉरिटीज के ग्रुप को अलग अलग कल्चर में, आप देखते हो नॉर्थ ईस्ट में कोई रिबेलियन हो, नॉर्थ ईस्ट में किसी तरह की इंसर्जेंसी हो, ये सारी चीजें आप एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ रहे हो। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एंथ्रोपोलॉजी आपको एक स्टैटिक वे में एड्रेस करता रहेगा, एक स्टैटिक वे में आपको ले जाएगा, बल्कि डायनेमिक और करंट इश्यूज जो है उसकी समझ और उसको कवर करने भी क्वाइट रिलेवेंट होता है, क्वाइट हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट, द मोस्ट इन डिमांड क्वेश्चन, जो एज एन एंथ्रोपोलॉजी लेक्चरर अगर मैं कहीं पे भी जाता हूं तो सबसे ज्यादा मुझसे लोग यही सवाल पूछते हैं कि सर
क्या एंथ्रोपोलॉजी जीएस के सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप करेगा, या फिर हमारा सारा का सारा जो हम प्रिपरेशन करेंगे वो कहीं भी उसके साथ अलॉन्ग विथ नहीं जा रहा होगा। तो एक बहुत ही अच्छा आप लोग के लिए एक न्यूज़ है कि जी हाँ, एंथ्रोपोलॉजी जो है वो पूरी तरीके से जीएस के कई सारे टॉपिक्स के साथ ओवरलैप करता है। और ये बात हम सिर्फ आपसे ऐसे इन द एयर, हवा में आपसे ये बात नहीं कर रहे हैं, ये हम आपको पूरी प्रूफ के साथ बताते हैं। सबसे पहले GS1 में आप सिलेबस उठा के देखोगे तो इंडियन सोसाइटी का एक पेपर होता है। इंडियन सोसाइटी का जो पेपर होता है वो सोशल और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के साथ बहुत अच्छे तरीके से इंक्लाइंड में है। आप देखते हो वहां पे आपसे पूछ रहा है ना, इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, इंडियन सोसाइटी में वेरियस एसेट्स क्या है, इंडियन सोसाइटी किस तरीके से फंक्शन करती है, उसकी यूनिकनेस क्या है, डाइवर्सिटी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे रीजनलिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम्युनलिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो है या फिर इंडियन सोसाइटी में अलग अलग ग्लोबल प्रोसेसेस, अर्बनाइजेशन की आप बात कर लो, मॉडर्नाइजेशन की बात कर लो, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर लो, या इन जनरल ग्लोबलाइजेशन की बात कर लो, इस पे क्वेश्चन आपसे बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं इंडियन सोसाइटी के GS1 के पोर्शन में। और ये सारी चीजें आप क्वाइट डिटेल्ड वे में, एक बहुत ही ल्यूसिड वे में आप डील कर रहे होते हो एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस के अंदर। नेक्स्ट, जो GS1 हिस्ट्री पेपर की आप बात करते हो, तो हिस्ट्री में आप देखते हो, अगर GS का सिलेबस उठा के देखो या फिर अगर आपने कहीं पे क्लास की हो, तो एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड द मॉडर्न हिस्ट्री में, इन 3 पार्ट्स में जनरली आपका हिस्ट्री कवर्ड अप होता है। एंशिएंट हिस्ट्री खासकर आप पोर्शन लेते हो तो उसमें किंगडम्स की, अर्ली किंगडम्स की आपके बात आ जाती है, मौर्यास का रूल कैसे था, सतवहंस का रूल कैसे था, और भी कई सारे गुप्ता पीरियड में क्या सारी चीजें हो रही थी, या फिर उससे भी पहले अगर आप जाते हो तो महाजनपदास, बुद्धास, जैनास, इन सारी चीजों की बात होती है। पर हिस्ट्री जो है वो इससे भी कई ज्यादा पहले से शुरू हो रही होती है, और उसको हम टेक्निकल वर्ल्ड में कहते हैं प्री हिस्ट्री, द टाइम पीरियड व्हेन देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स वी हैव, एक ऐसा टाइम पीरियड जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। प्रोटो हिस्ट्री इन कॉन्ट्रास्ट वो पीरियड होता है जिसके रिटन रिकॉर्ड तो हमारे पास ऑब्वियसली आ चुके हैं, मिल चुके हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन हम उसको अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए, उसको समझ नहीं पाए हैं। और हिस्ट्री इन जनरल जिस आपके पोर्शन में आती है वो आपकी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, आपके जब ऐसे रिकॉर्ड्स आपके मौजूद हैं जिसको आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ऐसी लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, वो आपका हिस्ट्री का पोर्शन में आ जाता है। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या करता है, एंथ्रोपोलॉजी एक आर्कियोलॉजिकल वे में आपको एंशिएंट हिस्ट्री समझने में हेल्प करता है, प्री हिस्ट्री समझने में हेल्प करता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले का, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज जनरली कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। तो ये क्या करता है एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले के जो पीरियड्स होते हैं, जो जनरली आर्कियोलॉजी के डिसिप्लिन में आता है, वो समझने में आपको हेल्प करता है, जिसपे जनरली इतना फोकस नहीं दिया जाता है। जिसमें आप अलग अलग पीरियड्स को देखते हो, पेलियोलिथिक पीरियड्स है, मीजोलिथिक पीरियड है, नियोलिथिक पीरियड है। ये सारे पीरियड होते हैं, आप कहीं भी अगर आप लेक्चर ले रहे होते हो सकता है इतने डिटेल्ड वे में नहीं समझाए जाते हैं जितना आपको आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में इसको आप कवर कर लोगे। तो यहाँ पे आपकी बहुत हेल्प करता है आर्कियोलॉजी को समझने में, अलग अलग टूल्स को, अलग अलग इंडस्ट्रीज को, अलग अलग पेलोलिथिक टाइम, मीजोलिथिक, नियोलिथिक टाइम, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और उस समय क्या होता था, इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके बाद आयरन एज में क्या कुछ हो रहा था, वो सारी चीज आप इसमें पढ़ रहे होते हो। और ये काफी इंटरेस्टिंग भी होता है। इफ यू आस्क मी, archaeological anthropology and tribal anthropology is probably the one core branch under the ambit of anthropology that interests me the most. इसके बाद आप बात करते हो मूवमेंट्स का, आप अराउंड फ्रीडम स्ट्रगल के आसपास आते हो, मॉडर्न हिस्ट्री में आते हो, तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वाइट फ्रीक्वेंटली कि अलग अलग तरीके के रिलीजियस मूवमेंट्स या फिर एथनिक मूवमेंट्स, पीजेंट्स मूवमेंट और ट्राइबल मूवमेंट के ऊपर आपको लिखने को आ जाता है। ये सारे तरीके के मूवमेंट्स, और या फिर जिसको आप अनरेस्ट बोलते हो, वो सारी चीजें आपको एंथ्रोपोलॉजी में देखने को मिलती हैं इन अंडर द सेक्शन ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट आप बात करते हो GS2 में सोशल जस्टिस का जो पार्ट होता है ना, इक्विटी की हम बात करते हैं। इस तरह की सारी चीजों को आपका एंथ्रोपोलॉजी, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में पूरी तरीके से कवर करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज GS2, दैट्स पॉलिटी। पॉलिटी में PA आप बात करते हो सेफगार्ड्स की। सेफगार्ड्स मतलब माइनॉरिटीज के लिए, विमेन के लिए, अलग अलग माइनॉरिटी के जो ग्रुप्स हैं, चाहे उसमें SC हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस हो, इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या बनाए गए हैं,
5th शेड्यूल में क्या है, 6th शेड्यूल में क्या है, इस तरह की कई सारी चीजें, कई सारे आर्टिकल्स वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो आपको क्वाइट हेल्पफुल होते हैं इस तरह के आंसर्स को एक तरीके से एड्रेस करने में। नेक्स्ट है पीआरआई, है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का पोर्शन हो या फिर पेशा का पोर्शन हो या फिर माइनॉरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, उनके स्टेटस से रिलेटेड हो, उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन हो, उसको आप पूरी तरीके से एड्रेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। नॉट ओनली दिस, GS3 में ही अगर आप जाके देखते हो इंटरनल सिक्योरिटी का पोर्शन, इंटरनल सिक्योरिटी देश के अंदरूनी सुरक्षा के लिए कई सारी ऐसी चीजें हैं जो थ्रेट बन के आपके सामने खड़ी होती हैं, है ना। आप उसमें सिर्फ बाहर के खतरों को नहीं देख रहे होते हो, आप उन खतरों को देख रहे होते हो जो देश को अंदरूनी तौर पे इंटरनली हार्म कर रहे होते हैं, और उसमें कई सारे रिबेलियंस और एथनिक मूवमेंट्स या फिर रिलीजियस मूवमेंट भी कई बार होते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट के मूवमेंट का बात करो, कहीं साउथ के मूवमेंट की बात करो, इवन आप अगर नॉर्थ के मूवमेंट की बात करते हो अराउंड द पंजाब एरिया, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे कवर कर रहे होते हो अंडर एथनिक मूवमेंट और रिलीजियस मूवमेंट। तो ये क्वाइट हेल्पफुल होता है आपका इस तरह की चीजों को समझने के लिए। हम कई सारी केस स्टडीज को भी पढ़ते हैं अंडर द रिलीजियस एंड एथनिक मूवमेंट, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा प्रोफाउंड, सिर्फ आपको फैक्ट्स नहीं देता है, एक एनालिटिकल एक अंडरस्टैंडिंग देता है, जिससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर्स को लिख सकते हो। नॉट ओनली दिस, GS3 की ही बात करो आप, उसी की कंटिन्यूटी में इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर साइटोजेनेटिक्स जो सेल की स्टडी होती है, उसको केटर करने में भी, उसको टैकल करने में भी एंथ्रोपोलॉजी में फिजिकल या फिर बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का जो पोर्शन है वो आपकी बहुत तरीके से एक कंसेप्चुअल हेल्प करता है। डायरेक्टली क्वेश्चन भले उस पे से अगर ना भी पूछे तो भी एक अंडरलाइंग चीज जो आप होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में, साइटोजेनेटिक्स के बारे में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में, वो आपकी इतनी ज्यादा इनहेंस हो जाती है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से समझ सकते हो और केटर कर सकते हो। अभी यहां पे बात हमारी खत्म नहीं होती है। अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है कि सक्सेस रेशियो आप इसका बताओ, कितने लोग इसमें सेलेक्टेड होते हैं वो बताओ, मार्क्स कहां तक जा सकते हैं, उसकी बात पूछी जाती है हमसे। और ये भी पूछा जाता है कि टॉपर्स, क्या एंथ्रोपोलॉजी टॉपर्स दे सकता है, लाइक साइंस के डिसिप्लिन देते हैं या फिर बहुत सारे अलग डिसिप्लिन ऐसे हैं, अलग ऑप्शनल्स ऐसे हैं जो हमें देते हैं। तो सबसे पहली अगर हम यहाँ पे बात करें तो सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू अदर। अगर आप 2016 से लेकर के 2021 तक का भी स्टैट उठा के देखते हो तो आपको मोस्ट ऑफ द रैंकर्स जो हैं, मोस्ट ऑफ द टॉपर्स जो हैं, वो एंथ्रोपोलॉजी से ही जाने को देखने को मिलेंगे। एक बहुत ही हाई सक्सेस रेशियो है जो कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आपको देखने को नहीं मिलता है, और अगर देखने को मिले भी तो भी इसके इतना कंसिस्टेंसी से ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर साइंस के सब्जेक्ट में 300 के ऊपर स्कोर करना हम मानते हैं कि ये क्वाइट लाइक इजी होता है एज कंपेयर टू ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट। ह्यूमैनिटीज में उतने मार्क्स नहीं आते हैं, पर यहां पे अगर आप देखो 2018 में लक्ष्मी नागप्पन ने 362 मार्क्स, कैन यू इमेजिन, 362 मार्क्स स्कोर किया था 2018 में, और ये अब तक का हाईएस्ट स्कोर है इन एंथ्रोपोलॉजी। पर ऐसा नहीं है कि ये 362 सिर्फ एक बार आ गया और इट्स नॉट रिपीटेबल, है ना। ऐसे ट्रेंड्स आपको कंटिन्यूअसली देखने को मिलते हैं। आप 2017 में भी चले जाओ, आपको 325 के ऊपर मार्क्स मिलेंगे। इवन नेक्स्ट ईयर्स में आपको 350 तक आपको मार्क्स देखने को मिलते रहते हैं। तो इट्स नॉट दैट कि एक बार हो गया फिर ये कभी रिपीट नहीं हो रहा है, ये क्वाइट फ्रीक्वेंट है। टॉपर्स की भी हम कुछ अगर बात कर लेते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन लेके क्या टॉपर्स आए हैं, आपको रैंक मिली है अच्छी। एक तो होता है सिलेक्शन, पर सिलेक्शन के बाद भी उससे बड़ा जो ख्वाब होता है एक एस्पिरेंट का, वो होता है कि एक अच्छी रैंक को सिक्योर करना। वहां भी एंथ्रोपोलॉजी आपकी हेल्प करती है। 2017 आप उठा के देखोगे, आपको 4 AIR 10 के अंदर में 4 रैंकर्स 1, 3, 6 एंड 7 एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के मिलेंगे। अगर ये फैक्ट और ये डाटा आपको एक्साइट नहीं कर रहा है एंथ्रोपोलॉजी लेने में, तो आई डोंट थिंक कि कोई और डाटा आपको हेल्प कर सकता है एंथ्रोपोलॉजी की तरफ इंक्लाइन करने में। अनुदीप दुर्शेट्टी की आप बात कर लो, सचिन गुप्ता और आयुष सिन्हा, दीज आर सम एग्जांपल। 2017 के अंदर ही 4 एस्पिरेंट्स AIR 10 के अंदर। AIR 10 के ऊपर की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, वहां पे तो मल्टीपल एस्पिरेंट्स आपको मिल जाएंगे, मल्टीपल ऐसे कैंडिडेट्स देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने हाई मार्क्स को सिक्योर किया था। 2018 की आप बात कर लो, अक्षत जैन, है ना, आप फेमिलियर भी होंगे, हो सकता है आपने कई बार इंटरव्यूज देखे होंगे। अक्षत जैन AIR 2 थी इनकी, और 335 मार्क्स इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को एज ऑप्शनल लेके चुना था। तो दिस इज समथिंग वेरी एक्साइटिंग, यू नो।
और लास्ट सबसे लेटेस्ट अगर आप बात करो, ये ऐसा नहीं है कि ट्रेंड खत्म हो चुका है, ये ट्रेंड कंटिन्यूड है। 2020 में सीधे AIR-1 जो आप बात करते हो शुभम कुमार की, तो वो आपको एंथ्रोपोलॉजी की मदद से देखने को मिलता है। तो एंथ्रोपोलॉजी इज ऑब्वियसली द मोस्ट सॉर्टेड सब्जेक्ट प्रेजेंट टाइम में। आगे भी ये मेरे ख्याल से 100% देयर इज नो सब्जेक्ट, देयर इज नो ऑप्शनल दैट इज गोइंग टू रिप्लेस एंथ्रोपोलॉजी। और इसके सक्सेस स्टोरी को, इसके सक्सेस रेट को रेप्लिकेट करना दूसरे ऑप्शनल्स के लिए इतना इजी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कई लोग के मिसकंसेप्शंस हैं, एंथ्रोपोलॉजी को वो समझते नहीं है। अगर मैं अपनी भी बात करूं या फिर इन जनरल आप कहो, तो एंथ्रोपोलॉजी आपके 12th तक के, इंटरमीडिएट तक के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं होता है। अनलाइक सोशियोलॉजी और हिस्ट्री, साइंस के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो या फिर दूसरे भी कई सारे सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारे आप 12th तक इनसे फेमिलियर होते हो। पर एंथ्रोपोलॉजी इंडिया में जो आप देखते हो ग्रेजुएशन के आसपास ही शुरू होता है, ग्रेजुएशन के बाद एज अ सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो कई लोग तो फेमिलियर ही नहीं होते हैं एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट से। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आती है, इस वजह से कई सारे मिसकंसेप्शंस हैं, अजम्पशंस हैं, और मोस्टली आई टेल यू 99% उसमें से जो है फॉल्स हैं, गलत हैं, आपको बहकावे में रखा जा रहा है। आप सबसे पहली बात करते हो कि पहला मिसकंसेप्शन क्या है कि इसके लिए साइंस बैकग्राउंड, क्या सर हमें साइंस बैकग्राउंड या साइंस स्ट्रीम का कैंडिडेट होना जरूरी है टू गेट गुड मार्क्स यूजिंग एंथ्रोपोलॉजी? सबसे बड़ा डर तो यही होता है। तो मैं बता दूं, ये बिल्कुल भी गलत, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अगर साइंस बैकग्राउंड के हो तो ही आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे एंथ्रोपोलॉजी में, क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ द सिलेबस आप देखते हो, अगर आप 4 to 5 वेज में इसको आप डिवाइड करते हो, तो पहला है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, दूसरा है सोशल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, ट्राइबल। ये एक ब्रॉड आउटलाइन है एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस की, है ना, जिसे हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे, डिकोड कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ आपसे ऊपर से दिखाते हैं आपको कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जो है, सिर्फ वही आपका बायोलॉजी के साथ वो कर रहा होता है। बाकी ये सारे के सारे सोशल, आर्कियोलॉजिकल, इंडियन एंड ट्राइबल, दे आर समथिंग मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स ह्यूमैनिटीज, है ना। लेकिन ह्यूमैनिटीज में वो भी नहीं कि आपको उसमें रटना पड़ेगा, ह्यूमैनिटीज की तरफ इंक्लिनेशन होते हुए भी दे आर वेरी 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 फैक्चुअल, वेरी रेशनलिस्टिक, और आपको चीजें समझ में आ गई तो बहुत लंबे समय तक रिटेन रहेंगी। बात करते हैं अगर फिजिकल या फिर बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की, जो कि आपका पेपर 1 में आपको देखने को मिल जाता है, तो वो भी इतनी ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप बेसिक बायोलॉजी, बेसिक साइंस आप सबने एटलीस्ट स्टैंडर्ड 10 तक पढ़ी हुई होती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। वो सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक से आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट जो चीज़ें उससे हायर स्टैंडर्ड की हुई, वो दूसरी तरफ आपको हेल्प कर रही होंगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो पेपर में जो आते हैं क्वेश्चन, उनको एक तरीके से केटर करने में आपकी हेल्प कर रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि भाई साहब इसमें रिसोर्सेज की बहुत कमी है। रिसोर्सेज की इसमें कोई कमी नहीं है। रिसोर्सेज बहुत तरीके से, नॉट ओनली ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड इंडियन स्कॉलर्स, बाहर के स्कॉलर्स का भी एक वास्ट अमाउंट ऑफ इसमें यहाँ पे आपको डाटा मिल जाता है। कई सारी बुक्स मिल जाती हैं, कई सारे मैनुअल्स मिल जाते हैं, कई सारे पेपर्स मिल जाते हैं जो आपको हेल्प कर रही हैं, लेकिन हमें उस पर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि यार स्टडी IQ व्हेन यू आर डीलिंग विद एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल, तो यहाँ पे हम वो सारे चीज़ों को एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपने कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के अंदर में इंक्लूड करेंगे, जिसके बाद आपको दाएं बाएं कहीं भी जाने की, किसी भी चीज़ को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके जो नोट्स आपको अगर प्रोवाइड किए जाते हैं, वो पूरी तरीके से 101% सफिशिएंट होंगे आपके एंथ्रोपोलॉजी के सारे क्वेरीज को, सारी की सारी नीड को केटर करने के लिए। द लास्ट मिसकंसेप्शन इज कि ये GS के साथ ओवरलैप नहीं करता, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। हम हिस्ट्री लेंगे, जियोग्राफी लेंगे या फिर पॉलिटी लेंगे। हमने अभी आपसे पूरा का पूरा डिकोड करते हुए देखा कि किस किस पोर्शन से क्या क्या चीज सिग्निफिकेंट वे में आपकी एक तरीके से क्लैश कर रही है, उसके साथ ओवरलैप कर रही है, और वो सिर्फ एक ग्लिम्स था। आई हैव नॉट हाईलाइटेड ईच एंड एवरीथिंग। मैं अगर सारे के सारे सिलेबस को उठाऊं, सारे GS के पेपर्स को उठाऊं और एंथ्रोपोलॉजी के साथ उनके ओवरलैप को डिस्कस करूं, तो शायद ये 1.5 आवर का लेक्चर अकेला चला जाएगा सिर्फ उस टॉपिक के ऊपर। इसलिए हमने सिर्फ जिस्ट में देखा, GS1 में, GS2 में, GS3 में क्या चीजें ओवरलैप हो रही हैं। इवन GS4 में आपको एथिक्स के पेपर में केस स्टडीज लिखने के में, है ना, और एक बैलेंस्ड आंसर लिखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है एंथ्रोपोलॉजी। इंटरव्यू की भी हमने बात की कि इंटरव्यू में आप बैठते हो पैनल के सामने, बोर्ड के सामने, तो आपकी जो एंथ्रोपोलॉजिकल इंक्लिनेशन होता है, जो हमने बात की, साइकोलॉजिकल ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो आपकी होती है, वो आपको बहुत ही बैलेंस वे में उन आंसर्स को केटर करने का एक तरीका बताती है। तो ये सारी बातें हो गई।
ओवरलैपिंग की सारी चीज़ें हमने देख ली। तो आज के इस वीडियो में हमारी बात यहीं तक है, पर ऐसा नहीं है कि हम इस सीरीज को इस वीडियो तक सीमित रखने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट मच इंफॉर्मेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी देन एनी अदर प्लेटफॉर्म। और बहुत ही इंटरेक्टिव वे में, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, कई सारे अच्छे एग्जाम्पल्स को हम यूज करके यहाँ पे एक डिटेल्ड वे में ये सारी चीज को कवर करने होंगे। तो इस स्पेस के साथ जुड़े रहें और हम अगले सेशन में आपसे देखेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस को किस स्ट्रैटेजी से आप डील करो ताकि आप एक अच्छी रैंक को सिक्योर कर सको। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।